हेलो गाइस, हम उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी। आज मैंने अपर पीसीएस का जनरल स्टडी का पेपर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है। थर्ड है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो बेंगुएला जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें से? 5 का सी, न्यू गिनी। और जो फर्स्ट अगर हम पूछें कि विश्व का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड होगा और दूसरा है न्यू गिनी। और 6 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा बोरा साइबेरिया, ये सुमेलित नहीं है, जबकि फोहन आल्पस यस, मिस्ट्रल राइन घाटी यस और खमसिन मिस्र भी सुमेलित है और इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि पहली कौन सी है? नील नदी। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और दूसरी कौन सी है? अमेजन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो क्वार्टज कायांतरित है, मार्बल भी है, नाइस भी है, लेकिन डोलोमाइट क्या है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 9th क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा देश है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसमें मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अपडेट कर दूंगी, जो पहले आए थे अब मैं उनको अपडेट करके पढ़ाऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उसमें बास्पा, ये सतलुज की सहायक नदी है, स्पीति भी है, ब्यास भी है, लेकिन रावी सतलुज की सहायक नदी नहीं है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नांकित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये कहा था कोपेन महोदय ने। कोपेन ने क्या कहा था? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो आयन मंडल है, आयनोस्फेयर, ये सममंडल में सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सममंडल में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर। माटा टीला बांध किस नदी पर है? तो माटा टीला बांध बेतवा नदी पर है। अगला है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे आंसर नहीं मिला, आंसर सीट में भी कुछ क्लियर नहीं था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो तमिलनाडु। वैसे इनमें से कौन सा है वो उसका आंसर है तमिलनाडु। अगर वैसे सबसे अधिक वाला होता तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिलन चोंग, ये लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, ये पिछले बार का जो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम का पेपर था उसमें भी आया था। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो CWG। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। 5 कौन कौन से हैं? जैसे पहला US नगर है, उधम सिंह नगर, और उसके बाद चंपावत, फिर पिथौरागढ़ भी, ये भी पिथौरागढ़ तिब्बत चाइना से भी लगता है, ये लगता है आपका नेपाल से भी लगता है। फिर उसके बाद चमोली और
चमोली और उत्तरकाशी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ठीक है, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत ये नेपाल से बनाती हैं। फिर पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तिब्बत चाइना से। ठीक है, तो 5 हमारे जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? यह है पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, यह गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो रुड़की में सिडकुल नहीं है, बाकी सेलाकुई देहरादून में है, सितारगंज में है और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हरिद्वार। इन सभी जगह क्या है? सिडकुल है, लेकिन रुड़की में सिडकुल नहीं है। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों का उदाहरण है खैर। खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने महीने के भीतर कराना चाहिए? 6 मंथ के भीतर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है? 10वीं अनुसूची में। लोकलेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15 और राज्यसभा से 7, क्योंकि टोटल लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद 29 वाला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन की हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसके बाद है 31 क्वेश्चन, कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। उसके बाद 32 में नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो ये था गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रथम उपराज्यपाल। और मनोज सिन्हा थे लद्दाख की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया था, लद्दाख एंड JNK। तो अभी लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। और लद्दाख के हैं राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर ये लद्दाख के अभी वर्तमान के उपराज्यपाल हैं, लेकिन उस समय कौन थे प्रथम? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 33, चीफ ऑफ डिफेंस CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? ये हैं भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार। CDS किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? ये होते हैं रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को हुई थी। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बन गया है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। उसके बाद है राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें। जैसे उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितने हैं? 3 है ना, तो यानी कि B का 3rd। और उसके बाद B का 3rd देखिए किस में है? लास्ट ऑप्शन हमारा D, B का 3rd, यानी कि उत्तराखंड में 3। फिर उसके बाद आता है आपका झारखंड में कितने हैं? झारखंड का 4था यानी कि 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलान कर लोगे। और छत्तीसगढ़ में 5 हैं, पंजाब में कितने हैं? 7। उसके बाद देखो भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क का शिखर सम्मेलन भारत में 1986 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा 102। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये भारत बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि से संबंधित है। और 101वां आपको पता है GST से
और अगर 104 होता तो 104 में ST SC आयोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित था 104। तो 102 में क्या है, पिछड़ी जातियों से संबंधित जो भी राष्ट्रीय आयोग के गठन से है वो 102वां है। और 100वां है भारत बांग्लादेश के बीच सीमा वार्ता। और 101 में था आपका GST। और 102 में है पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। उसके बाद 40 में है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और उसके बाद 41 भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2005 में। उसके बाद वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम। तो ये किस वर्ष बना था? 1981 में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम बना था 1981 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में महिला सांसदों की संख्या लोकसभा में क्या थी? न्यूनतम। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन है अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2006 में। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद है नेक्स्ट 49 में क्या कहा है? निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 50, औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल के निम्न में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? ये जॉर्ज विलियम ट्रेल ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? जॉर्ज विलियम ट्रेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो 5। उसके बाद 52 में टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर? विदेशी विनिमय लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। 53 का आंसर होगा भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी करेक्ट है। और प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? ये वाला, यानी कि सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वही पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक वैधानिक निकाय है, यह सही नहीं है, क्योंकि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। 55 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो गरीबी को हटाना शामिल था, रोजगार के अवसरों का विस्तार ये भी शामिल था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, लैंगिक असमानता को कम करना ये भी शामिल था। सिर्फ हमारा डी ऑप्शन शामिल नहीं था, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये बात नहीं कही गई थी। उसके बाद है 56 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो इसके बारे में ये सही है कि ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। 57 एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होगा? मुद्रा की मूल्य वृद्धि होगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। 58 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 58 में देखिए, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये सही है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ?
तो क्या परिवर्तन हुआ, एफडीआई का अंतः प्रवाह बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि, यानी कि बी और सी करेक्ट है इसमें। उसके बाद देखो 60 क्वेश्चन में स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे आवंटित किए जाते हैं, तो कंपनी के कर्मचारियों को स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, तो गेहूं, चावल, दाल, ये सभी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है, तो प्रोग्रेसिव कर प्रणाली है भारत में, यानी कि प्रगतिशील। उसके बाद है निम्नलिखित में से रोलिंग प्लान कही जाती है छठी पंचवर्षीय योजना। फिर कौन सा कथन सही है, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, ये भी ठीक है। एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट, ये दोनों सही है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। बाकी ए भी करेक्ट है। विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, ये करेक्ट है। विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण या फिर विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण, ये सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है, बट सी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की, तो उसमें ये भी सही है, ए भी और डी भी सही है, क्योंकि ए में बोला गया है इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है, और डी है इसमें कि यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, तो ए और डी इसका क्या है, करेक्ट। ठीक है, ए और डी करेक्ट ऑप्शन है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। उसके बाद आगे बोला गया है यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी एचडीआर 2010 में। उसके बाद नेक्स्ट है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक था 131, लेकिन अभी 2023 में है 132। ठीक है, तो अभी मैंने इसको करंट से जोड़ दिया है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था, 132। 191 देशों में 132, बहुत पुअर कंडीशन है अभी भी। नेक्स्ट है 70, एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 2020 में एमएसएमई का। ठीक है, 71 है 71, गिल्ट एज सिक्योरिटीज सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है। उसके बाद बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम, ये क्या है, संबंधित है, किससे संबंधित है, 72 का बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है 72 में ए, विश्व बैंक समूह से। क्वेश्चन नंबर 73, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, यह है वैट को, यानी कि मूल्य संवर्धित कर को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है, तो ये है HAL उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सभी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है अब, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था आपका 2005, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किए गए थे, 9। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या न्यूनतम थी 2021 में, तो निजी बैंकों की संख्या न्यूनतम थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है रामसर स्थल क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं रामसर स्थल। 2021 का ये जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार था, वो किसे मिला था, वैसे इनको मिला था ये बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलान को।
लेकिन अभी हमारा 2023 का भी आ चुका है रसायन विज्ञान का। इसमें 3 लोगों को मिला है। एक तो मोंगी जी बावेंडी हैं, दूसरा है लुइस ई ब्रूस और तीसरा है एलेक्सी आई एक्कीमोन। इनको क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार एवं संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 3 लोगों को, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमोन को। ठीक है, क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार व संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो में हुआ था। 82 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाय पांडा। भारत में वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सुदूर संवेदी तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का। 85 है, झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की खेती है, कृषि की एक पद्धति है ये। उसके बाद, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चालक। तो 86 का क्या आंसर होगा? चालक। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? चालक। जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या है? कुचालक। किसे कहते हैं कुचालक? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसे कुचालक कहते हैं। और प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक, या इसे कहते हैं इंडक्टर। एक विद्युत एलिमेंट होता है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। उसके बाद डी ऑप्शन है इसमें अर्धचालक। उन पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से ज़्यादा होती है। जैसे अर्धचालक के एग्जाम्पल देखें हम, तो सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। 86 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 87 में क्या है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में। और 88, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला? तो केंचुआ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन B12 से यानी कि खून की कमी हो जाती है, विटामिन B12 जिसको एनीमिया भी बोलते हैं। और विटामिन डी लास्ट ऑप्शन, इससे होता है रिकेट्स, सूखा रोग होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित किया जाता है? तो शुष्क बर्फ बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में जो शुक्राणु होते हैं उसको कहाँ संग्रहित करते हैं? शुष्क बर्फ में। निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शर्करा, 91 का ए। ठीक है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु, तो अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है एस्रिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको कहते हैं इकोटोन। उसके बाद देखो 94 में, यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 और आउटपुट भी सेम हो तो गेट क्या होता है उस समय? और होता है। नेक्स्ट 95 का देखिए, लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है सी, वो क्या होगा? 1। देखो इनपुट क्या क्या डालना है, A1 और यहाँ पर B1, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। उसके बाद OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी? तो कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी कौन सा है इनमें से? रैम। CPU में जो कंट्रोल यूनिट है उसका कार्य क्या होता है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, यानी कि डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये उसका काम होता है। किसका?
कंट्रोल यूनिट का, सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है 99, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया था? ये किया था मुक्तेश्वर में। उसके बाद भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में। अगला है केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण के हेतु स्थापित किया गया? हिमालयी कस्तूरी मृग। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 101 का बी करेक्ट है। उसका इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? बुरोंस। और ब्रह्म कमल क्या है इसका राजकीय पुष्प। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021, यानी अभी हम 2023 का याद कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला था? ये किसको मिला है अभी? ये नरगिस मोहम्मदी हैं, इनको मिला है। ठीक है, 2023 का किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 105 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। और स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये किया गया था 2001 में। नेक्स्ट है मिताली एक्सप्रेस, एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, निम्न में से किसकी जीवनी है? ये है पुलेला गोपीचंद की। ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके बाद 109, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को 2022 के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था? राइटिंग विद फायर। लेकिन 2023 में जो कि 95वां 95th ऑस्कर अवार्ड है, इसके लिए द एलिफेंट विस्पर्स को यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड 2023 का। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड 2023 का मिला हुआ है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, किस भारतीय राज्य में 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की गई थी? ये की गई थी गुजरात में। उसके बाद देखिए 111वां क्वेश्चन, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? प्लान बी। अगला है 112, विश्व रैपिड शतरंज 2021, तो 2021 किसने जीता था? ये दिया था नोदिरबेग अब्दुस्तोरोव ने। और ये आई थिंक 2023 का भी आ चुका है ये, तो 2023 का भी उसमें किसने जीता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हैं गोवहार बेदुल्लेयेव। ठीक है, विश्व रैपिड शतरंज 2023 किसने जीता है? गोवहार बेदुल्लेयेवा ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 114 में समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2021, अब देखो पुलित्जर अवार्ड 2023 भी आ गया है, ये जीता है एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर अवार्ड्स 2023 जीता है। और इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में बेहतरीन कवरेज किया और स्पेशल जो स्टोरीज होते हैं उनको करने के लिए, उनको बनाने के लिए उनको पुलित्जर अवार्ड 2023 मिला है प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स को इस बार का। नेक्स्ट है खिलाड़ी का नाम, ये तो अब पुराना हो गया है, वैसे इसमें ये है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 116 में भारत में
मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? मेरठ में। आप स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हो। उसके बाद देखो, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? ये किया था नागालैंड को। वैसे अभी अशांत क्षेत्र में 4 राज्यों को लगभग रखा हुआ था, तो ये है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और कुछ समय 6 महीने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को भी रखा था। उसके बाद देखिए 118 में निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो रानी कमलावती स्टेशन भोपाल को बनाया गया है आधुनिक सुविधाओं वाला। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी कमलावती स्टेशन कहाँ है? तो ये भोपाल में, एमपी में है। उसके बाद उसको सुमेलित करना है, जैसे गूगल सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल, ये सीईओ हैं, और एडोबे के हैं शांतनु नारायण। तो इसमें जो भी आएगा आपका, यानी कि गूगल के सुंदर पिचाई, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। ये कहाँ पर है? नोएडा में जेवर हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको नाम किया जेवर। ठीक है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? ये किसने जीता था? यानी कि 2022 है, ये भी पुराना है लेकिन आ सकता है 2022 वाला, तो ये है किंग रिचर्ड ने। उसके बाद है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र को। जैन परिषद का आयोजन जो प्रथम किया गया था वो किया गया था पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की। हर्षचरित की किसने की थी? बाणभट्ट ने। कादम्बरी बाणभट्ट, और देवी चंद्रगुप्तम ये किया था विशाख देव ने। ठीक है, तो हर्षवर्धन की रचना किसने? प्रियदर्शिका। हर्षचरित की किसने की थी? बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट, और देवी चंद्रगुप्त की ये किसने की थी? विशाख देव ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो काकतीय। लीलावती ये क्या है? गणितज्ञ का लेखक भास्कर द्वितीय कौन थे? गणितज्ञ। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्य मंजू श्रीकूल कल्प। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35। तो अगला है गधैया, क्या था? गधैया एक सिक्का। ठीक है, 131 का क्या है? ए। उसके बाद उदयनजीरल किस वन से संबंधित था? चेर वन से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कराया था कृष्ण प्रथम। 133 का डी। उसके बाद है 134, मौर्य काल में प्रणयम था। तो मौर्य काल में प्रणयम क्या था? एक आपातकालीन कर। 135, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? ये था गोविंद तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 136, हजार दिनारी नाम से किससे जाना जाता है? हजार दिनारी नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो कौन नहीं था? अली मर्दान इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में बोला गया है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? यक्षगान का।
उसके बाद किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? अमीर खुसरो। खजाइन उल फतूह। और नूर जहाँ जुंटा का सदस्य कौन नहीं था? खुर्रम। यह है आपका 140 का डी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉरेंस भी था, अलेक्जेंडर भी और क्रिप्स। सिर्फ जॉन साइमन यानी कि बी करेक्ट है, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। किसने? लॉर्ड मेयो ने। अगला है गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन में शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में ये शहीद हो गए थे। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद पूर्ण किया था? कौशानी में। अगला है 146। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? ये भी सुदर्शन शाह थे, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश। नेक्स्ट, कालू मेहरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। और 149 में निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसमें बाबरनामा उत्तराखंड का इतिहास का स्रोत नहीं है। बाबरनामा से उत्तराखंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी तारीख़ बदायनी, शाहजहाँनामा और जहांगीरनामा ये उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत हैं। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इन सब से विषुवत रेखा गुजरती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।